यह तो बस एक अजीब सा मुखौटा है, लेकिन मैंने बस हुईरोंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली और इससे वो एक ऐसी शख्सियत बन गई जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर। यह एक पुरानी जंग लगी जंजीर है, लेकिन मैं इसे बस हल्के से छूता हूँ और यह उसे एक खूबसूरत महिला में बदल देती। और मेरे पास ऐसी बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हैं, क्योंकि मेरी एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान है। जब तक ग्राहक भारी कीमत चुका सकता है, उसे उससे जुड़ी प्रतिकूल ऊर्जा मिलती। और मेरे सामने खड़ी यह लड़की मेरी पहली ग्राहक, जिन मीटिंग नानहाई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ छात्रा, लेकिन आग लगने के कारण उसका गौरवशाली रूप नष्ट। सबसे बुरी बात यह है कि जिन मीटिंग ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान, लेकिन उसने उसे बर्बाद कर दिया और उसकी लाश को क्लास ग्रुप के हवाले कर, सिर्फ उसकी हड्डियां खोदने के लिए। फिर से खूबसूरत बनने के लिए उसने कोई भी कीमत चुकाने का फैसला। मैंने सील का एक टुकड़ा उठाया और पीछे के गलियारे से बाहर आ। क्या तुम खूबसूरत बनने के लिए जीवन भर के लिए बिकने को तैयार हो? 1 महीने पहले मैंने इस रहस्यमयी दुकान को संभाला, लेकिन इसकी कीमत है अपने पूर्व गुरु की 12 निषिद्ध वस्तुओं को ढोने का अभिशाप। जब तक मैं उन सभी को वापस नहीं पा लेता, मुझे रात में बस कुछ पल की ही आजादी मिलती। और मेरे सामने बैठा मेहमान सबसे कुशल शिकारी, जिसने पिंजरा तोड़ने और निषिद्ध वस्तुओं की खोज में मेरी मदद। जिन मीटिंग ने मुहर को अपने कब्जे में ले लिया। मैं अपने कपड़े उतारकर उसे ढकने के लिए बेताब। अगले ही पल उसका शरीर सोने की तरह चमक, उसके चेहरे पर जले के निशान तुरंत मिट गए। उसकी पुतलियां गुलाबी आड़ू जैसी हो गईं। उसके सिर पर 2 पहाड़ी बकरी के सींग, जीन्स से एक आड़ू रंग की पूंछ निकली। जिन मीटिंग चीख पड़ी, वह जमीन पर गिर पड़ी और शीशे में खुद को देखने लगी। कोड 418 मीम ले। इसका इस्तेमाल करने के बाद आप दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राणी बन जाएंगे। आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग इसे बदलने के लिए कर, यह आपके लिए सार्थक। जिन मीटिंग ने गहरी सांस ली और अपने शरीर में हो रहे बदलावों को समझने की पूरी कोशिश। 10 मिनट से अधिक समय बीतने के बाद उसने आखिरकार यह बात स्वीकार कर ली कि वो एक शैतान बन चुकी। वो न केवल और अधिक सुंदर हो गई थी, बल्कि उसे अलौकिक शक्तियां भी मिल गई, है ना? लेकिन इसकी कीमत क्या है? आपके पास इस समस्या को हल करने के लिए 7 दिन। आपको 7 दिनों में यहाँ वापस आना होगा और अपना काम शुरू करना। अब तुम जा सकते। जिन मीटिंग खड़ी हुई और उसने फिर मेरी तरफ देखा। वो बहुत डरी हुई। आप आसानी से किसी को शैतान बना सकते, ये बहुत ही भयानक तरीका। अब से इस जीवन के मालिक आप खुद होंगे। जिन मीटिंग ने भागने के बारे में कभी नहीं, अगर वो मूर्ख नहीं है तो उसे अनुबंध तोड़ने की सजा का पता होना, उसे सावधान रहना। दरअसल अगर सब कुछ इतना अजीब न हुआ हो तो वो हेर फेर का शिकार होना। इस तरह की सजा और नियंत्रण उसकी दिली तमन्ना है, जिसे वो किसी को नहीं बता। जिन मीटिंग ने मुझे प्रणाम किया और लिन्हाओ एंटीक स्टोर से चली गई। मैंने दुकान के बाहर जमीन की ओर देखा। यह एक बरसात की रात, यह बेहद मनमोहक। मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा। आखिरकार मुझे बारिश वाली रात मिल ही। मैं लिन्हाओ एंटीक स्टोर से बेफिक्र होकर निकल सकता हूँ और अनुष्ठान की वर्जित वस्तुएं एकत्र कर। मैं पीछे वाले गलियारे में, मैंने मुड़कर शेल्फ पर रखी वर्जित वस्तुओं को देख। उन सभी वर्जित वस्तुओं में भूतों की शक्ति समाहित। जिन मनुष्यों के पास निषिद्ध वस्तुएं होती हैं, वे या तो एक शक्तिशाली महाशक्ति प्राप्त कर लेते हैं या निषिद्ध वस्तुओं का उपयोग करके सामाजिक रूप से कुलीन बन जाते हैं। लेकिन खरीदार की मृत्यु के बाद निषिद्ध वस्तुएं एक अनुष्ठानिक वस्तु मानी जाती हैं। बच्चों और मित्रों द्वारा विरासत में मिलने के बाद इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। बेशक वे बच्चे या दोस्त साधारण लोग नहीं हो सकते। अगर उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है और वे वर्जित वस्तुओं को वापस नहीं करना चाहते, तो कुछ बल प्रयोग करना ही पड़े। मेरी नजर शेल्फ पर रखी जंग लगी दरांती पर टिक गई। कोड 03 मृत्यु दरांती। मैंने मृत्यु दरांती उठाई और प्राचीन वस्तुओं की दुकान के पिछले दरवाजे की ओर चल पड़ा। मैं उस धनी बूढ़े व्यक्ति की कार की ड्राइवर सीट पर बैठ गया और अपनी जेब से एक छोटी सी किताब निकाली। कवर को मेजबान ने स्वयं चुना। इस पुस्तक में लिन्हाओ एंटीक स्टोर के लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज। 20 साल पहले झेंग शिहुआ समुद्री राक्षसों और मोतियों का व्यापार कर। उस समय झेंग शिहुआ संगीत की रानी बन, लेकिन 2 साल पहले 38 वर्षीय झेंग शिहुआ का बीमारी से निधन हो। हालिया खबरों के अनुसार उनकी बेटी बाई शाशा को गायन की प्रतिभा विरासत में मिली। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में अपने करियर की शुरुआत। उसके गाने पूरे देश में लोकप्रिय हैं। उसके अनगिनत प्रशंसक। कोड 311C मॉन्स्टर पर्ल का उपयोग करने से उपयोगकर्ता को समुद्री राक्षस जैसी गायन आवाज मिल सकती। ऐसा लगता है कि सी मॉन्स्टर पर्ल अब बाई शाशा के हाथों में। नानहाई ग्रीन हॉर्स मैनर बाई शाशा का निवास स्थान। आज रात मनोरंजन जगत की हस्तियां और विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर हस्तियां उनके सफल एशियाई दौरे के जश्न में शामिल होने के लिए यहाँ आ रही। ड्रेसिंग रूम में शोर हुआ। काले कपड़े पहने 2 सुरक्षा गार्ड एक मोटे आदमी के साथ बाहर। हे भगवान, मैं आपसे विनती, मुझे हस्ताक्षर, ये बहुत घिनौना। हर कोई मेरे घर क्यों आ सकता? मुझे सच में नहीं पता कि अंदर कैसे। भूत और मस्क। दूर छिप जाना ही बेहतर है। बाई शाशा शांत और सौम्य स्वभाव की लगती है। वह उन गरीब लोगों को बिल्कुल भी नीचा नहीं देती। गरीब लोग गरीबी से ग्रस्त हैं। उसे गरीबी से एलर्जी है। बाई शाशा ने अपना फोन नीचे रखा और गंभीरता से मेकअप करने लगी। वह सुंदर नहीं थी। साधारण दिखना भी उसके लिए कुछ ज्यादा ही है। उसकी आवाज बहुत ही सुरीली है। उसका गायन हमेशा लाजवाब रहे। कोई भी उससे प्यार किए बिना नहीं रह सकता। बाई शाशा ने अपना मेकअप पूरा कर लिया। उसने अपने गले में लगे मोती को धीरे से। यह दुनिया सचमुच एक बड़े परिवर्तन का दौर। अच्छा हुआ कि मुझे बैक स्टेज की चाबी मिली। वो ये बात दिल से जानती। उसके पास जो कुछ भी है वो उसकी माँ की विरासत की वजह से ही। अपनी माँ की मृत्यु से पहले उसने उसे 1000 बार कहा था कि वो इस खजाने का इस्तेमाल न। उसने इसे दूसरों को उधार दे। भविष्य में एक दिन उसका मालिक इसे वापस ले जाएगा। यह सोचकर बाई शाशा का चेहरा उदास हो जाता है और उसकी आंखों में लालच झलकने लगती। उसका स्वामी इसे ले जाने आए। वह हिम्मत जुटाकर यहाँ आने की कोशिश कर रही है। यह खजाना मेरा है, इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। उसके पिता एक व्यापारी प्रतीत होते हैं। दरअसल वही भूमिगत सरगना है जिसने डाकुओं के खिलाफ दवा बनाई। हवेली में रखे गए सभी
सभी अंगरक्षक सक्षम हैं। उन्होंने खून खराबा देख बाई शशा भी ये जानती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग नहीं होते, यहाँ सिर्फ गरीब और अमीर लोग होते हैं। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने पिता को बचा लिया। इसी समय ड्रेसिंग रूम के बाहर कदमों की आहट सुनाई। बाई शशा ने पेशेवर मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर देखा। उस आदमी को देखते ही बाई शशा की मुस्कान गायब हो गई और वो बेबस हो। मैं अपना हक वापस लेकर रहूंगा। क्या ये मोटी लड़कियों का नया नखरा है? यहाँ से चले जाओ। अगर तुम बाहर नहीं निकली तो मैं सुरक्षा कर्मियों को बुला लूंगा। वो आदमी ड्रेसिंग रूम में घुस गया और बाई शशा के गले में लटके मोती को घूरने लगा। बाई शशा ने आखिरकार अपने गले से निकाली हुई हुक से अपना चेहरा ढक। वो घृणा से भर उठी। ये मेरे मालिक के लिए है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप देख सकते। मैं अपना हक वापस ले लूंगी। क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? बाई शशा की आंखें मुझ पर चमक उठी। अचानक तुम्हारे मन में क्या आया? मैं तुम्हें पैसे दूंगी, ये मेरा है। बाई शशा को लगा कि ये शियांगबा वंश से विरासत में मिला। शियांगबा वंश मूर्ख और अज्ञानी, उन्हें इस खजाने से पैसा कमाना नहीं आता। बाई शशा खड़ी हुई और आत्मविश्वास से अपना हाथ थामे खड़ी रही। उसे गर्व, 1 मिलियन कैसा रहे? बिल्कुल सही, मैं एक मजबूत महिला हूँ, लेकिन यह आपके भले के लिए है। जिस व्यक्ति में कोई दोष नहीं होता वह भी दोषी हो। यह खजाना तुम्हारे पास, इससे तुम्हें और अधिक मुसीबत ही मिलेगी। टूटी हुई लालटेन लेकर यहाँ दिखावा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम्हें दिखावा करना नहीं आता, इसलिए मुझे तुम्हें धमकाने के लिए दोष मत देना। थोड़ी देर में दरवाजे पर ची शाशा के कदमों की आहट सुनाई। ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर काले सूट में एक आदमी दिखाई। मेरी आंखों में एक धुंध छा। क्या आगे भी वर्जित चीजें इकट्ठा करना इतना मुश्किल होगा? बाई शशा ने मेरी धुंध को तीक्ष्णता से पकड़ लिया और ठंडी मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम्हें इसका पछतावा है? बहुत देर हो चुकी है। इस दुनिया में कुछ लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते जो आसानी से नाराज हो जाते। अरे क्या तुम मुझे इस टूटी हुई चीज से चोट पहुंचाने दोगे? मैंने कोई जवाब नहीं। घातक दरांती धीरे से सुरक्षा गार्ड की ओर गिरी। अगले ही पल एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका। सुरक्षा गार्ड जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो। यह कैसे संभव? मैंने एक प्राचीन ताओवादी कलश देखा। कोड 3 आत्मा को सील करने वाला कलश। आत्मा को सील करने वाले कलश। श में आत्मा की शक्ति समाहित हो सकती। आत्मा को सील कर दो। 0 एंटीक शॉप का नियम 3। 0 एंटीक शॉप का नियम 3। हर महीने मेजबान को तहखाने में मौजूद सबसे भयानक निषिद्ध मूर्ति को अपनी आत्मा शक्ति का एक निश्चित अंश अर्पित करना हो। साधारण आत्माएं आत्मा को सील करने वाले पात्र के रूपांतरण के तहत निषिद्ध मूर्तियों को आवश्यक आत्मा शक्ति में परिवर्तित हो जाए। इसके बाद सबसे डरावनी बात यह है कि सुरक्षा गार्ड स्पष्ट रूप से मृत, लेकिन उसका मृत पीला चेहरा दिखाई दे रहा। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक मंजर सामने आ गया। सुरक्षा कर्मी इस दृश्य को देखकर सहम गए। उनकी प्रतिक्रिया से पहले ही बैंगनी रंग की एक आकृति हवा में से गुजरी। सभी सुरक्षा कर्मी अपनी जगह पर जम। फिर एक एक करके शरीर धीरे धीरे एक भयानक भाव प्रकट करने। सब कुछ करने के बाद मैं बाई शशा की ओर मुड़ा, जो बुरी तरह डरी हुई। बाई शशा कांप रही थी और अंत में घुटनों के बल बैठ गई। मुझे मत मार, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास बहुत पैसा। पैसा? पैसा मेरे लिए सबसे बेकार चीज। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ ने उस पेंडेंट को खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च। बेशक आपको भी नहीं पता, क्योंकि राज रखना इस सौदे की शर्तों में से एक। बाई शशा ने अपनी गर्दन पर चिपका हुआ समुद्री राक्षस का गोंद हटा दिया। ये लीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे पता है मैं गलत, मैंने समुद्री राक्षस वाला गोंद नहीं लिया। मैं बस घुटनों के बल बैठी और बाई शशा की ठुड्डी उठा ली। मुझे सरल चीजें पसंद, लेकिन तुमने इसे बहुत जटिल बना। बाई शशा अपना सिर हिलाती रही और मन ही मन पछताती रही। मैंने उसे दया की भीख मांगने का मौका नहीं। उसके हाथ में मौजूद घातक दरांती ने बाई शशा के शरीर को धीरे से छुआ। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसके हाथ से समुद्री राक्षस का गोंद फिसल। दरअसल वह समुद्री राक्षस का गोंद वापस ले सकती है और बाई शशा को उसकी असली आवाज लौटा सकती। समुद्री राक्षस के गोंद के बिना बाई शशा को शर्म आनी। बाई शशा द्वारा मेरे प्रति किए गए अनादर के लिए उसे दंडित करना, बस इतना ही कि मुझे इतना बुरा नहीं लगा। बाई शशा की आत्मा को आत्मा विभाजन पात्र में डालकर तहखाने में रखी मूर्ति को अर्पित करना बेहतर हो। फिर वो आदमी ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला। अचानक कहीं से एक पुरानी कार प्रकट। बूढ़े आदमी की कार में बैठने के बाद वो वहीं गायब। क्या मैं अभी भी जीवित हूँ? ड्रेसिंग रूम में जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर बाई शशा ने मन ही मन सोच, वहाँ कई लोग मरे पड़े हैं, जिनमें वो भी शामिल। नहीं, मैं तो मर चुकी हूँ। क्या मैं अब भूत बन गई हूँ? अचानक आकाश में एक दरवाजा प्रकट। दरवाजे पर तेज रोशनी। बाई शशा सहज ही उस दरवाजे की ओर बढ़ गई। जैसे जैसे बहाव बढ़ता जाता है दुनिया में सब कुछ अर्थहीन होता जाता। अचानक दूसरी दिशा से एक भयानक सांस आई, जिसने बाई शशा की आत्मा को उस द्वार की ओर खींच लिया। बाई शशा ने नीचे देखा और गोधुली बेला में एक बूढ़े आदमी की गाड़ी को आते हुए देखा। बूढ़े आदमी की गाड़ी के मुख्य चालक के हाथ में एक खुला हुआ मिट्टी का घड़ा। घड़े का मुंह बुरी और अशुभ हवा से भरा हुआ। बाई शशा भयभीत होकर आकाश के द्वार की ओर, लेकिन शक्ति बढ़ती जा रही। अंततः मिट्टी के घड़े से कुछ लंबे हाथ निकले और धीरे धीरे बाई शशा की आत्मा को घड़े के अंदर खींच लिया। बाई शशा की आत्मा अत्यंत भयभीत हो गई। इतना ही नहीं, उसके शरीर ने भी वही भाव व्यक्त। उसकी आत्मा का भाव भी बिल्कुल वैसा ही। बाहर आओ, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। एक मोटा ताजा आदमी ड्रेसिंग रूम में दाखिल। उसका नाम बाई लिटांग। वह दक्षिण चीन सागर में भूमिगत दुनिया का सरगना है। वो बाई शशा का पिता भी है। बाई लिटांग के ड्रेसिंग रूम में प्रवेश करते ही उसकी हरी आंखें और उग्र चेहरा दिखाई देने लगा। चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि लाशों पर कोई निशान नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग बुरी तरह डरे हुए। लड़की, क्या हो रहा है? लड़की, मेरी बेटी का हत्यारा कौन है? मेरी बेटी का हत्यारा कौन है? मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को निश्चित रूप से मार डालूंगा। इस समय बाई लिटांग ने स्पष्ट रूप से देखा कि बाई शशा के गले में मोती का कोई लटकन नहीं। उसने अपने आंसू पोंछे और उसके दिमाग में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। मोती का यह लटकन
उसकी पत्नी द्वारा बाई शाशा को विरासत में दिया गया। बाई लिटांग की दृष्टि बहुत तेज। उस समय उसे यह बात समझ में आ गई कि मोती का वह लटकन कोई प्राचीन वस्तु नहीं, यह सैकड़ों वर्षों के इतिहास वाला एक प्राचीन आभूषण। इसका बहुत महत्व। उनकी पत्नी की मृत्यु से पहले उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि यह चीज उधार ली गई, भविष्य में कोई इसे लेने आएगा। उनकी पत्नी ने दंपति को उस व्यक्ति की उपेक्षा न करने की सलाह दी। उन्हें उस व्यक्ति को शांतिपूर्वक विदा करना चाहिए। बाई लिटांग ने ऐसा करने का दृढ़ निश्चय। मैं दक्षिण चीन सागर की भूमिगत दुनिया के शीर्ष लोगों में से एक। आपको तुलना किससे करनी? अगर मेरी बेटी को यह चीज पसंद है तो यह उसकी ही होनी चाहिए। कौन इसे उससे छीनने की हिम्मत करेगा? मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। मेरी बेटी की जान की कीमत तुमसे वसूलूंगा। सुबह 3 बजे मैं लिनहाओ एंटीक स्टोर वापस गया। मैंने 4 देवताओं की तलवार और आत्मा को सील करने वाला जादुई प्याला शेल्फ पर रख दिया। सामने के हॉल में कोई नहीं। अंधेरी किरण से केवल दर्जनों पीले कांस्य रंग के मोमबत्ती स्टैंड नीचे गिर रहे। रात में मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। कुछ भी जलाने की जरूरत नहीं। मैंने सामने के दरवाजे की तरफ। बाहर अभी भी बारिश। रात अभी खत्म नहीं हुई। कुछ घंटों बाद आसमान साफ हो जाए। अगर मैं बाहर ही रहती तो भयानक घटनाएं घटित हो जाए। लिनहाओ एंटीक स्टोर के श्राप के कारण मैं केवल रात में ही बाहर निकल सकता। उस आदमी ने अपने होंठ शेव किए और सीढ़ियों से उतरकर दूसरी मंजिल पर बने अध्ययन कक्ष में चला। किताबों की अलमारी में दुनिया भर की किताबें। किताबों की अलमारी ही दुनिया भर के लोगों के लिए एकांत में समय बिताने की एकमात्र जगह। काउंटर पर रखे मोबाइल फोन के अलावा लिनहाओ एंटीक स्टोर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित किया जा सके। लिनहाओ एंटीक स्टोर में मोबाइल फोन और ईंट में कोई अंतर नहीं। फिर मैं नाशपाती के पेड़ की छाया में बैठ गया और मेज की दराज से एक नोटबुक निकाली। मैंने पीले कांस्य रंग के मोमबत्ती स्टैंड की रोशनी में नोटबुक पर लिखना शुरू। मैंने 2.5 सप्ताह के लिए लिनहाओ एंटीक स्टोर का कार्यभार संभाला। आखिरकार मुझे पहली भाषा आ गई। आज मुझे एक शानदार सौदा मिला। मैंने एक निषिद्ध वस्तु का आदान प्रदान किया और सफलतापूर्वक एक खोई हुई निषिद्ध वस्तु को वापस पाया। जब से मैंने यहाँ का कार्यभार संभाला है मुझे डायरी लिखने की आदत पड़ गई। ये छेड़छाड़ नहीं। मुझे डर था कि अगर मैंने डायरी नहीं लिखी तो लंबे समय में मैं समय को भूल जाऊंगा। पिछला मालिक तीनों लोगों के 5 तत्वों से परे चला गया, लेकिन उसकी आंखें सुन्नता और पागलपन से भरी हुई। अंततः यह प्राचीन वस्तुओं की दुकान में मृतकों का अभिशाप। मालिक को पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति अर्पित करनी पड़ी, अन्यथा उसका विनाश निश्चित। जीविका चलाने के लिए उसने मूर्तिकारों की रुचि को पूरा करने के लिए खरीदार की जान ले ली, लेकिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यानी निषिद्ध वस्तु को वापस लाने की अवहेलना कर। पिछले मालिक की मूर्खता के कारण कुल 12 वर्जित वस्तुएं खो गईं, जिससे एक गहरा अभिशाप लगा। अब वो केवल रात में ही दुकान से बाहर निकल। वो हद से ज्यादा स्वार्थ। फिलहाल मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं शून्य एंटीक स्टोर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मुझे इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना हो, ऐसा रास्ता जिसमें मुझे एंटीक स्टोर से बाहर न निकलना पड़े, लेकिन साथ ही प्रतिबंधित वस्तु भी वापस मिल जाए। खिड़की के बाहर बारिश का पानी लगातार जमीन पर गिर रहा है। मैं खिड़की से अंदर बाहर आने वाली ताजी हवा में सांस ले रहा हूँ। मेरा दिमाग चकरा रहा है। पिछले मालिक ने आत्मा की शक्ति, जो जीवन का सार है, के बदले वर्जित वस्तुओं का व्यापार किया, क्योंकि आत्मा की शक्ति हर मालिक के लिए सबसे दुर्लभ वस्तु। आखिरकार उन्हें हर महीने तहखाने में रखी वर्जित मूर्ति के लिए आत्मा की शक्ति प्रदान करनी। आत्मा की पर्याप्त शक्ति का सौदा करने के बाद पिछले मालिक के लिए यह एक तरह से नव वर्ष की पूर्व संध्या जैसा है। लेकिन इस तरह का अदूरदर्शी व्यवहार केवल बाहर छूटी हुई निषिद्ध वस्तुओं की संख्या को बढ़ाएगा और अंततः उन्हें फंसा लेगा। उस व्यक्ति को आज के सौदे की सुनहरी सुंदरता याद आ गई। यदि आप व्यापार के नियमों को बदलते हैं तो आप केवल जीवन ही नहीं छीन, बल्कि वफादारी और स्वतंत्रता के बदले निषिद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तब मालिक शक्तिशाली साधनों वाले गुलामों के समूह के समान हो जाता। उन गुलामों के साथ निषिद्ध वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना या उन्हें स्वीकार करना बहुत आसान हो जाता। आपको यह जानना होगा कि आप केवल शून्य प्राचीन वस्तुओं की दुकान से ही निकल सकें। निषिद्ध वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने और स्वीकार करने में कई कठिनाइयां हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप निश्चित नहीं हो सकते कि निषिद्ध वस्तु प्राप्त करने वाला अगला खरीदार कब मरेगा। यदि आप समय रहते इसे खरीदार के हाथों से वापस नहीं लेते हैं तो आपके शरीर पर लगा श्राप गहराता चला जाएगा। मुझे डर है कि यह यातना के समान होगा। भले ही मेरी मृत्यु न हो, लेकिन मुझे कष्ट सहना पड़े। यदि खरीदार मुझे निषिद्ध वस्तु वापस दिलाने में मदद करे या नई निषिद्ध वस्तु स्वीकार कर ले तो मेरे शरीर पर लगा श्राप पूरी तरह से हट सकता। मेरी आंखें और भी चमक रही हैं। क्यों न हम एक संगठन बनाएं। इस संगठन में हर किसी का एक वर्जित लक्ष्य है। हर किसी ने अपने प्रति वफादारी दिखाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक बेहद परेशान करने वाला संगठन है जो पूरी तरह से स्वयं के प्रति वफादार है। भविष्य में लेन देन के केवल 2 ही तरीके हैं, या तो मूर्ति को संतुष्ट करने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान कर दो या मेरी कठपुतली बनकर अपनी वफादारी दे। इस संगठन का अस्थायी नाम निषिद्ध क्लब। निषिद्ध क्लब का उद्देश्य बहुत सरल। ये मेरे लिए खोई हुई निषिद्ध वस्तु को पुनः प्राप्त करना और नए शिकार की तलाश करना। हर वर्जित वस्तु स्वीकार किए जाने से पहले एक भयानक चीज हो, अन्यथा इसे वर्जित क्लब नहीं कहा जाता। भले ही वर्जित क्लब के सदस्यों के पास वर्जित वस्तुएं हों, जरूरी नहीं कि वे उन चीजों के विरोधी हों। उस समय भी मुझे यह काम खुद ही करना हो। आखिर मैं अमर हूँ और मैं प्राचीन वस्तुओं की दुकान में मौजूद वर्जित वस्तुओं का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकता। कारण चाहे जो भी हो, मैं सबसे भयानक वर्जित वस्तु। उस आदमी की आंखें चमक रही, उसकी आंखें चमक। वर्जित क्लब के सदस्य मुझे वर्जित वस्तु वापस पाने और उसे स्वीकार करने में मदद करना चाहते। इसलिए नश्वर संसार में उनकी कोई न कोई पहचान तो होनी ही चाहिए। सदस्यों का चयन सख्त होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे धनी और शक्तिशाली लोगों की आवश्यकता है। मुझे उन लोगों की आवश्यकता है जिनके पास नश्वर संसार में अपार
सकता, केवल वही मेरे लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता और पूरी दुनिया में मेरे लिए एक आरामदायक शिकारगाह बना सकता। अन्य देशों की तो बात ही छोड़िए, जरा जिया के मानव समाज की ही बात। यहाँ न तो पैसा है और न ही सामाजिक संबंध। मुझे डर है कि यहाँ जीवन आसान नहीं, इसलिए मुझे समाज में सक्रियता लाने के लिए प्रतिबंधित क्लब के सदस्यों की आवश्यकता है। अब मुझे बस जिन मीटिंग के जवाब का इंतजार करना है। वो मेरी पहली तुर्की पता हो, दक्षिण चीन सागर में स्थित जिन हैलोंग के होटल के कमरे में इंजीनियरिंग की छात्राएं स्नातक समारोह का भोज कर रही हैं। सभी ने खूब शराब पी रखी, माहौल खुशनुमा है, मॉनिटर मुस्कुराता है और अपना सिर ऊपर उठ। चलिए भविष्य में हम क्या करने वाले हैं इस बारे में बात करें हैं। काम की बात हो तो सबके शब्द सबके लिए खुले हैं। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो बस काम संभालने के लिए इंडस्ट्री में जा रहा। मैंने सिचुआन इंडस्ट्री में इंटरव्यू पास कर लिया। मैं परसों चोंगझोऊ में ट्रेनिंग के लिए जाऊँ। मॉनिटर, आपका क्या हाल है? क्या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, इस बार मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे सुरक्षा ब्यूरो में भर्ती मिल गई। डिप्लोमा मिलते ही मैं रिपोर्ट करूंगा। ये सुनकर कोई शिन्यू हंस पड़े, लेकिन वो अब भी अमीर होने का दिखावा कर। मुझे सच में तुमसे ईर्ष्या होती है कि तुम इतनी आजाद हो। मेरे विपरीत निर्देशक झांग बाईवेई ने मेरा फायदा उठाया। मैं शूटिंग के लिए घेरे में प्रवेश करने जा रहा हूँ। एक पल के लिए शांति छा जाती। ये हैं झांग बाईवेई, फिल्म जगत के बड़े नाम। सबकी निगाहें तुरंत उन पर टिक गईं। ये सब ईर्ष्या है। कोई शिन्यू को इस तरह की अदाएं पसंद, दिखावा करती रहो। निर्देशक झांग आज रात मुझे खुद लेने आए। मैं बाद में तुम्हारी आंखें खोल दूं। देखो असली बड़ा आदमी कौन है। ये जिन मीटिंग ही हो, वरना तुम्हारी बारी कैसे हो सकती है। ये वाक्य कोई शिन्यू को चुभ। उसकी आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा। उसका जन्म ग्रामीण इलाके में हुआ। खूबसूरत बनने के लिए वो जिन मीटिंग की नकल करती रही, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लोग अब भी जिन मीटिंग को ही पसंद करते हैं। कोई शिन्यू ने छोटे बालों वाली लड़की को घूर कर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ बोली, जिन मीटिंग? उसका चेहरा निशानों से भरा हुआ है। वो और क्या क्या बना सकती है? हॉरर फिल्में? बकवास। मैंने उसे कल देखा, वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही। कुछ लोगों के विपरीत ये सारी तस्वीरें नकली हैं। तो फिर मुझे बता, अगर उसका चेहरा खराब नहीं हुआ था तो वो आने की हिम्मत क्यों नहीं कर रही? मीटिंग ने अभी मुझे मैसेज भेजा है। उसने कहा कि वो जल्द ही आ रही है। उस समय स्नो वाइट कौन होगी? ये तो साफ। ये सुनकर कोई शिन्यू की मुस्कान मददगार साबित। जिन मीटिंग की विकृति दक्षिण सागर महल में उसे विरासत में मिली, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि जिन मीटिंग की विकृति कैसे हुई। 1 महीने पहले कोई शिन्यू और जिन मीटिंग खरीदारी करने गए। अचानक एक दुकान में धमाका हो। कोई शिन्यू को बचाने के चक्कर में जिन मीटिंग के चेहरे पर चोट लगी। कोई शिन्यू को लगा कि जिन मीटिंग की बेइज्जती हो गई है, इसलिए अब उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए इस दौरान वो थोड़ी निर्दयी हो गई और उससे बदला लेने निकल। जिन मीटिंग मुझसे बदला लेने के लिए सच बताना नहीं, है ना? इस जमाने में अमीर और ताकतवर लोग बड़े बड़े लोग हो। जब तक मैं निर्देशक बाईवेई की नायिका हूँ, चाहे मैं भोली भाली ही क्यों न हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है? जिन मीटिंग तो भविष्य में मुझे जूते देने के भी लायक नहीं है। इस बार बॉक्सर पैंट दूर धकेल दी। कोई शिन्यू डर गई और इधर उधर देखने लगी। जो व्यक्ति आया वो जिन मीटिंग नहीं, बल्कि एक दुबला पतला और घमंडी अधेड़ उम्र का आदमी। सभी लड़कियां चौंक गईं। इस अधेड़ उम्र के आदमी को अक्सर टीवी पर देखा जाता। वो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर पुरस्कार जीतने वाले महान निर्देशक झांग बाईवेई हैं। कोई शिन्यू ने आसपास की लड़कियों के चेहरे पर कड़वी मुस्कान देखी और बेचैन हो वो खड़ी हुई, अपनी बिल्ली के कपड़े को लहराया, कमर मटकाई और झांग बाईवेई की ओर चल पड़ी। उनका हाथ पकड़कर दांत भींच। निर्देशक झांग, आप उसे इतनी जल्दी लेने क्यों आए? झांग बाईवेई अधीर और उन्होंने बाकी सबकी बात को पूरी तरह अनसुना कर। आज रात बारिश होने वाली, हमें बारिश शुरू होते ही उद्घाटन समारोह आयोजित करना चाहिए ताकि देवता की पूजा कर। अगर मुझे ये डर न होता कि तुम गड़बड़ कर दोगी, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लेने आता? क्या तुम अब भी इन लोगों के साथ लंबे समय तक रहना चाहती हो? ये एक लंबी कहानी है। मैंने लड़कियों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन लड़कियां जानती हैं कि उनका कोई जिक्र नहीं। निर्देशकों को कमोबेश भरोसा है। ये बात मशहूर है कि निर्देशक झांग बाईवेई नाटक के देवता में विश्वास नहीं, बोधिसत्व की पूजा नहीं कर, बल्कि केवल वर्षा देवता की पूजा कर। उन्होंने बारिश का दिन चुना और जब बारिश शुरू हुई तभी समारोह का प्रारंभ। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखें गहरी हो गईं। मुझे लगा था कि कोई शिन्यू लोकप्रिय है। काफी समय बाद निर्देशक ने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। दरअसल वे सही। झांग बाईवेई को कोई शिन्यू बिल्कुल पसंद नहीं। वो एक अय्याश है। अगर वो किसी समूह प्रदर्शन को भी चुनती है तो भी उसे अभिनेता से व्यक्तिगत रूप से मिलना पड़ता है। कुछ दिन पहले वो आगामी हुयाओ एंटीक स्टोर के लिए नायिका का चयन कर रही। 1 महीने की चयन प्रक्रिया के बाद भी उनमें से कोई भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं। हुयाओ एंटीक स्टोर 1000 साल पुरानी हुयाओ की कहानी है, जो एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान खोलती। खूबसूरत होने के साथ साथ हुयाओ का आकर्षण भी होना चाहिए, लेकिन चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाली सभी महिलाएं जानबूझकर अपनी खूबसूरती बेच रही। उन्हें जिस तरह का दिलकश आकर्षण चाहिए था वैसा नहीं। अंत में उन्हें सबसे रोमांटिक और आकर्षक महिला को ही चुनना पड़ा। दरवाजा अचानक खुला। एक भूतिया सी आवाज अंदर, माफ कीजिए, मुझे देर हो। सबने इधर उधर देख, सब हैरान रहे। जो आया था वो जिन मीटिंग। उसने न सिर्फ अपने चेहरे को बिगड़ने नहीं दिया, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। चेहरा अभी भी वही है, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा सुंदर। उसकी आंखें मोहक आकर्षण से भरी हैं। उसके हाथों और पैरों में एक अवर्णनीय शैली झलक। जिन मीटिंग पहले काफी शरारती हुआ कर, हर रात वो बेधड़क अपनी रूममेट को अपनी फिल्म देखने के लिए खींच ले जाता। उसका व्यक्तित्व जोशीला है, लेकिन वो बिल्कुल भी बुरी लड़की नहीं। उसके शब्दों में, अभी तक कोई भी पुरुष उसे जीत नहीं पाया, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग इंसान बन गई। उस तरह के आकर्षण ने लड़की को भी शर्मा। कोई शिन्यू ने अनियंत्रित होकर जिन मीटिंग को देखा। हम साथ में अस्पताल गए। मैंने तो अपनी आंखों से जिन मीटिंग के चेहरे की विकृति देखी। ये कैसे हो सकता है? ये इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? क्या ये प्लास्टिक सर्जरी है? लेकिन 1 महीने में इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? और ये मोहक आकर्षण कहाँ से आया? कोई शिन्यू को अपराध बोध हो रहा। उसे डर था कि जिन मीटिंग सबके सामने उसकी
उसकी पोल खोल दी। उसने जल्दी से झांग बाईवेई को खींचा। निर्देशक झांग, चलिए चलते हैं। क्या हमारा समारोह खुशी से नहीं होगा? झांग बाईवेई टस से मस नहीं हुई। कुई शिन्यू ने सिर उठाया और पाया कि झांग बाईवेई जिन मेटिंग को घूर रहा। यह उस दुर्लभ खजाने को देखने का पागलपन। उसका दिल बैठ गया। जब उसने जिन मेटिंग की ओर देखा तो उसकी आंखों में आक्रोश झलक रहा। उसने देखा कि झांग बाईवेई ने उसे ठुकरा दिया है और उसने जिन मेटिंग से पूछा, मैडम क्या आपके पास कोई नौकरी है? झांग बाईवेई के अचानक आमंत्रण से पूरा माहौल स्तब्ध रह गया। आखिरकार ये निर्देशक अपनी मेहनत के लिए मशहूर है। पूरी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री जानती है कि उन्हें काम से कितना प्यार। हालांकि जिन मीटिंग ने मना कर दिया। मुझे खेद है निदेशक झांग, मैंने बॉस से वादा है कि मैं कल आपको रिपोर्ट करूंगी। महोदया, भले ही आपने दुनिया के शीर्ष 500 लोगों के साथ अनुबंध किया हो, आपको पता होना चाहिए कि कौन हल्का है और कौन भारी। आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। अब किसी भी नौकरी में मेरे जैसी नायिका का होना असंभव है। क्या आप अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुआवजे से डरते हैं? मुझे बताइए कि यह कौन सी कंपनी है। मैं उनके बॉस से बात करूंगा। निर्देशक झांग बाईवेई ने खुद अभिनेताओं को अनुबंध समाप्त करने में मदद की। मुझे डर है कि यह मामला इंटरनेट पर खूब वायरल होगा। अगर मैं होती तो डायरेक्टर झांग से ज़रूर किनारा कर लेती। जिन मेटिंग कुछ समझा नहीं पाई। वो किसी ऐसी पुरानी चीज़ों की दुकान पर जाना चाहती थी जहां वर्जित वस्तुएं हों। वो केवल दृढ़ता से इनकार कर सकी। मुझे खेद है निर्देशक झांग, मैं सचमुच नहीं जा सकती। मेरे पास पहले से ही नौकरी है। डायरेक्टर झांग ने ऐसा कहा है। क्या आप कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हैं? आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, डायरेक्टर झांग के लिए यूहान जिनलियांग को व्यक्तिगत रूप से सहायता देना असंभव है। आपको यह जानना होगा कि मेरे साथ जाना आपके बॉस के साथ जाने से कहीं अधिक फायदेमंद है। इसी समय दरवाज़ा खुल गया। सबकी निगाहें उधर मुड़ गईं। वह एक विचित्र व्यक्ति था। उसके बाल स्याही जैसे लंबे और काले थे और उसका शरीर लंबा था। वह अपने सामने नीलम जड़े हुए जेड के कुछ टुकड़े लटका रहा था। नीलमणि एकदम साफ और चमकदार दिख रही थी। शायद यह कोई जादुई यंत्र था जिससे वो इतना भव्य दिख रहा था। उसके सुनहरे बाल गहरे और शांत लग रहे थे। वह व्यक्ति प्राचीन वस्तुओं की दुकान का मालिक लिनमू था। उसने आसपास की निगाहों को अनदेखा करते हुए सीधे जिन मेटिंग की ओर देखा। मुझे खेद है, आपको सुबह जल्दी काम पर जाना है। मेरे साथ चलिए। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि आज रात बारिश होने वाली है। आमतौर पर शरद ऋतु में दक्षिणी सागर में इतनी बारिश नहीं होती। रात में कम बारिश होती है। मैं इस बरसात की रात को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब खोई हुई चीज़ें इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। संयोग से कल जिन मीटिंग लिन हाओ की एंटीक की दुकान पर काम करने जा रही है। क्यों ना आज रात हम जिन मीटिंग को दुकान के बारे में थोड़ा बहुत बता दें। यहाँ की लड़कियाँ मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। अभी हुई बातचीत के बाद उन्हें पता चला कि यह आदमी जिन मीटिंग का बॉस है। इस बॉस की कंपनी में ऐसा क्या जादू है? जिन मीटिंग ने डायरेक्टर झांग के साथ एक बड़ा स्टार बनने का मौका छोड़ दिया। सच तो यह है कि बॉस ने कर्मचारियों से आधी रात को भी ओवरटाइम करवाया था। ये कैसी अच्छी संगत है। कोई शिन्यू को थोड़ी राहत मिली। जिन मीटिंग, तुम सचमुच खूबसूरत हो। शुक्र है मेरा दिमाग खराब है। मैं डायरेक्टर झांग का अनुसरण करता हूँ। तुम अज्ञात बॉस का अनुसरण करो। भविष्य में कौन सफल होगा यह एक लंबी कहानी है, ठीक है? झांग बाईवेई के पक्षपात को दरकिनार करने के लिए कोई शिन्यू अस्थायी रूप से सुरक्षा मोड सक्रिय कर देती है। जिन मीटिंग, तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा कि क्या करो। निर्देशक झांग तो बहुत उत्साहित हैं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करो। इस आदमी के साथ भविष्य में तुम्हें क्या सफलता मिल सकती है? तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा कि क्या करो। इस संदर्भ में वह जिन मीटिंग के साथ अपने संबंधों को स्पष्ट करना चाहती है ताकि बाद में निर्देशक झांग उससे नाराज न हो। फिर वह जिन मीटिंग को कोई मौका नहीं देगी और उसे झांग बाईवेई के साथ जाने से रोक देगी। यह छोटी सी चाल बहुत ही घटिया है। वहाँ मौजूद सभी लड़कियां कुई शिन्यू की नादानी देख सकती थीं। उनकी निगाहें जिन मेटिंग और लिनमू पर टिकी थी। हैरानी की बात यह थी कि जिन मेटिंग में ज्यादा करुणा थी। उकसावे के बावजूद उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने उससे बस आग्रह किया, मेरे पास समय बहुत कम है, अब तुरंत मेरे पीछे आओ। जिन मीटिंग मेरे पीछे पीछे आई। क्या तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है? क्या तुम्हें जाने से पहले डायरेक्टर झांग को नमस्कार करना नहीं आता? अगले ही पल झांग बाईवेई ने जल्दी से कोई शिन्यू को धक्का दिया और लिनमू की ओर चल पड़ी। उसकी कमर 90 डिग्री झुक गई। आप यहाँ क्यों हैं? लड़कियों ने धीरे धीरे अपने मुंह खोले। उनकी आंखों में अनभिज्ञता झलक रही थी। निर्देशक झांग तो वाकई सनकी हैं। इस छोटे से मालिक से मिलने के बाद वो इतना नीच कैसे हो गया? लिनमू ने उसे एक नज़र देखा। क्या तुम मुझे जानते हो? तुम सचमुच एक नेक इंसान हो। अगर तुम्हारी मदद न होती तो मैं आज इस मुकाम तक न पहुंच पाता। उनकी मदद के बिना निर्देशक झांग इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। निर्देशक झांग कौन है? वे विदेशों में एक प्रसिद्ध निर्देशक हैं, लेकिन उनके सामने खड़ा व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल का है। तो ये आदमी सुपर प्रिंस है। इस व्यक्ति को जानना आपके लिए कितना सौभाग्य की बात है। लिनमू ने भौहें चढ़ाईं। सच कहूँ तो झांग बाईवेई का सिर थोड़ा झुक गया।
वो लिनमू की ओर दौड़ा और अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, मैंने एक बार तुम्हें कुछ किताबें दी थी। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन मुझे अब भी वो लियूसू याद है जिसे तुमने अपने सामने लटका रखा था। लिनमू समझ गई। इस निर्देशक झांग ने एक बार लिनहाओ एंटीक स्टोर में चीज़ों का व्यापार किया था। उसने इस बारे में सोचा। अंततः उसे झांग बाईवेई के व्यापारिक रिकॉर्ड मिल गए। झांग बाईवेई पिछले मालिक के साथ व्यापार कर रहा था। यह लेन देन बहुत ही अजीब था। इसने मुझ पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उसकी पहचान की पुष्टि होने के बाद झांग बाईवेई और भी ज़्यादा भयभीत हो गया। मुझे नहीं पता था कि मिस जिन मीटिंग आपकी हैं। कृपया मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ़ कर दें, लिनमू ने लापरवाही से कहा। मेरे पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। लिनमू का स्वभाव दयालु है। एंटीक स्टोर ने भी वू शॉ के बाद यही कहा। उसे कोई परवाह नहीं थी। वो बस कमरे से बाहर चला गया। वो झांग बाईवेई को वहीं खड़ा छोड़कर चला गया। उसने अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत तक नहीं की। जिन मीटिंग के जाने से पहले उसने दयनीय भाव से कोई शिन्यू का प्रदर्शन देखा। मैंने तुम्हें उस दिन की घटना नहीं बताई। मैं आखिर में तुम्हारी थोड़ी इज्जत बचाना चाहता था, लेकिन तुम मेरे बॉस को उकसाना चाहते थे। क्यों परेशान हो रहे हो? झांग बाईवेई को क्या समझ आया? उसने तुरंत ही कुई शिन्यू को डुओ वैनशेन की तरह धक्का देकर दूर कर दिया। बारिश हो चुकी है। आज रात कोई उद्घाटन समारोह नहीं है। आप दल में नहीं हैं। कुई शिन्यू की आंखों में खौफ छा गया। निर्देशक, मुझे निर्देशक मत कहो। मुझे चोट मत पहुंचाओ, झांग बाईवेई ने कहा। वह डुओ वैनशेन की तरह यहाँ से भाग गया। उस सज्जन का मूल क्या है? निर्देशक झांग बाईवेई ने इसी वजह से कुई शिन्यू को सीधे नौकरी से निकाल दिया। क्या इस दुनिया में असली रईस वही सज्जन है? हर कोई कानाफूसी कर रहा था। चर्चा का विषय या तो लिनमू की पहचान का अनुमान लगाना था या कुई शिन्यू की अफवाहों पर बात करना। मॉनिटर ली मिंग्युए सबसे शांत हैं। प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत पर्यवेक्षक के रूप में उन्होंने झांग बाईवेई की आंखों में व्याप्त भय को देखा। और वह युवक कोई साधारण अमीर परिवार का दूसरी पीढ़ी का लड़का नहीं है। वह स्वयं एक वर्जित और एक महान पर्यायवाची है। ली मिंग्युए ने चुपके से लिनमू की छवि को अपने दिल में अंकित कर लिया। नीचे जिन मीटिंग ने वह पुरानी विंटेज कार देखी। मुंह साफ तौर पर खुला हुआ है। विंटेज मेबैक। उसने इसे सिर्फ एक छोटे से वीडियो में देखा था। इस युग की विंटेज कारें आमतौर पर अमीर लोगों की कीमती धरोहर होती हैं। यह पहली बार है जब किसी ने इसे सड़क पर चलाया है। लेकिन सामने बैठे व्यक्ति की पहचान के बारे में सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। जिन मीटिंग ने यात्री सीट का दरवाजा खींचा। तभी उसने ड्राइवर लिनमू को यात्री सीट पर बैठे व्यक्ति से बात करते हुए सुना। पीछे बैठो। क्या बॉस को यात्री सीट पर बैठना पसंद नहीं है? सन ने कहा कि कई पुरुषों को सुंदर महिलाओं का यात्री सीट पर बैठना पसंद होता है, लेकिन सामने बैठा बॉस जाहिर तौर पर कोई साधारण आदमी नहीं है। वो उसे आकर्षित करने के लिए उतना सुंदर नहीं है। ठीक है। जिन मीटिंग ने कहा कि वो पीछे की सीट का दरवाजा खोल देगी। जिन मीटिंग ने पीछे की सीट पर नजर डाली। उसे हमेशा लगता था कि वहां कोई बैठा है। उसने कार का दरवाजा खोला और यात्री सीट पर बैठ गई। कार स्टार्ट हो गई। ये बहुत तेज गति थी। पूरी तरह से हरी बत्ती थी। गाड़ी बहुत देर तक चलती रही और ब्रेक नहीं लगे। ऐसा लग रहा था मानो ट्रैफिक लाइट कार का पिछला दरवाजा खोल रही हो। यह भी संभव था कि ट्रैफिक लाइट कार को रोकने की हिम्मत न कर पा रही हो। कार काफी देर तक चलती रही। जिन मीटिंग ने हिम्मत से पूछा, बॉस, क्या डायरेक्टर जेंग ने भी आपसे कोई डील की है? मैंने जिन मीटिंग की तरफ सरसरी नजर डाली। मेरे मुंह के कोने पर एक उभार था। बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अच्छा हूँ? अन्यथा भविष्य में बहुत सारे काम बहुत मुश्किल हो जाएंगे। जिन मीटिंग ने नीचे देखा और अपनी सफ़ेद जांघ पर नज़र डाली। उसे डर नहीं था। उसे बस एक प्रबल अंतर्ज्ञान हुआ। उसे इतना प्रबल अंतर्ज्ञान हुआ कि लिनमू से बात करने की हिम्मत जुटाने में उसे बहुत समय लग गया। इसने पहले ही इस मालिक की भयानक समस्या का वर्णन कर दिया है। झांग बाईवेई ने 20 साल पहले लिनहाओ एंटीक स्टोर के साथ एक सौदा किया था। क्या वो 20 साल पहले अचानक प्रसिद्ध हो गया क्योंकि उसने आपके साथ सौदा किया था? मैंने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। जिन मीटिंग थोड़ी देर के लिए दिलचस्पी लेने लगी। क्या बात है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे चिंता हुई। उसने अपनी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके कुछ टूटी फूटी किताबों का आदान प्रदान किया। लेन देन के रिकॉर्ड के अनुसार झांग बाईवेई 20 साल पहले लिनहाओ एंटीक स्टोर में गई थी। झांग बाईवेई एक अच्छी कहानी पर फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन वो लालची था और मृत्यु से डरता था। वो अपनी आत्मा की शक्ति का सौदा नहीं करना चाहता था। पूर्व दुकानदार को अपने जीवन के लंबे वर्षों में लिखी कुछ उपन्यास झांग बाईवेई को देनी पड़ी। झांग बाईवेई उस समय गर्भवती थी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रजनन क्षमता का इस्तेमाल करके उन्हें दे दिया। दरअसल यह काफ़ी अच्छी बात है। मुझे डर है कि इस दुनिया में बहुत से लोग बच्चे पैदा करना चाहते हैं, चाहे पुरुषों या महिला। वे प्रजनन क्षमता के लिए अपना जीवन कुर्बान करने को तैयार हैं। आत्मा की शक्ति से केवल हाल की वस्तुओं का ही लेन देन नहीं किया जा सकता। लिनहाओ एंटीक स्टोर में उर्वरता, स्वास्थ्य, दयालुता और यहाँ तक कि द्वेष का भी लेन देन किया जा सकता है।
बस फर्क इतना है कि आप साधारण प्राचीन वस्तुओं का इस्तेमाल लेन देन के लिए नहीं कर सकते। बेशक दुर्भावना का कोई मूल्य नहीं है। दुकानदार ऐसी बेकार चीजों का व्यापार नहीं करेगा। जिन मेटिंग का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, उसे यह उम्मीद नहीं थी कि झांग बाईवेई व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। मैंने उसे एक नज़र देखा। लगता है मैंने उसकी मंशा को भांप लिया था। उसके जैसी लोग बहुत कम हैं, क्योंकि लिन हाउ एंटीक स्टोर को ढूंढने वाले लोग बहुत कम हैं। यहाँ आने वाले सभी लोग प्रतिभाशाली और भाग्यशाली होते हैं। जिन मीटिंग ने यह संदेश समझने के बाद पूछा कि आज रात हम क्या करने वाले हैं, प्रतिबंधित वस्तु को वापस लाना। रात के 10 बजे पहाड़ी सड़क पर बख्तरबंद रेसिंग कारों का एक समूह दौड़ रहा था। कार का हॉर्न चीख की तरह गूंजा। मैंने कार चला रहे दूसरी पीढ़ी के अमीर लोगों को चौंका दिया। उन्होंने बेतहाशा गाड़ी घुमाई और जोर से चीख पड़े। सबसे तेज दौड़ने वाला लाल बालों वाला युवक बुगाटी वेरॉन चला रहा था। बॉस झाओ, आज आपकी हालत अच्छी है। क्या तुम प्रतियोगिता में जा सकते हो? तुम्हें नहीं पता, हमारे बॉस झाओ आज बहुत अच्छे मूड में हैं। क्यों? क्योंकि मेरी बहन मर रही है। व्यवस्था की सारी आवाज़ें खामोश हो गईं। ये तो खुशी की बात है। सारी पूंजी सिर्फ मेरी है। मेरे माता पिता बेवकूफ़ हैं। वे सचमुच कंपनी की बागडोर एक महिला को सौंप रहे हैं। क्या वो मुझसे कुछ साल ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है? बॉस जिया, बहन, आपकी मृत्यु पर सबसे पहले बधाई हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एक रहस्यमयी गाड़ी हमारा पीछा करने वाली है। सच में? क्या दक्षिण कोरिया में ऐसा कोई उस्ताद है? वो कौन सी कार चला रहा था? लगता तो वो मेबैक थी, लेकिन बॉस झाओ, खुद देख लीजिए। आपका मतलब क्या है? मेरी कार से बेहतर कौन सी शानदार स्पोर्ट्स कार हो सकती है? इसने हमें पीछे छोड़ दिया है। यह आपको भी पीछे छोड़ देगी। लाल बालों वाले युवक ने झटपट पीछे की ओर देखा। पूरा व्यक्ति मूर्ख है। चूंकि यह एक मेबैक W3 है, अगर यह असली कार नहीं है तो शायद ही कोई इसे पहचान पाएगा, और शायद ही किसी ने इस कार के बारे में सुना हो। इस खिलौने का नाम काफ़ी पुराना है, यानी पुराने ज़माने की कार। यह द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बंद हो चुकी कारों में से एक है। यह यहाँ क्यों है? क्योंकि इसमें जंग लग गई है और इसका रंग फीका पड़ गया है। आधी रात को ऐसा खिलौना प्रकट हुआ। क्या तुमने कोई भूत देखा? लाल बालों वाले युवक ने यही सोचा। ज़रूर कोई अमीर आदमी होगा जिसने पुराने ज़माने की कार के ढांचे का इस्तेमाल करके उसे एक शक्तिशाली कार में बदल दिया होगा। मुझे मानना पड़ेगा कि आप वाकई बहुत अमीर हैं। आप इस तरह की एंटीक कार खरीद सकते हैं और उसे इस तरह का रूप दे सकते हैं। लेकिन इस तरह की कार भी असली स्पोर्ट्स कार को टक्कर देना चाहती है। क्या मजाक कर रहे हो? मुझे चुनौती दोगे? अगले जन्म में। आखिरकार उस पुराने ज़माने की कार लाल बालों वाले युवक के पास पहुंच गई। लाल बालों वाले युवक ने उस पुराने ज़माने की कार को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। नतीजतन लाल बालों वाले युवक की आंखें अचानक चमक उठीं और वो बेकाबू होकर फुटपाथ से जा टकराया। लेकिन वो भाग्यशाली भी था, उसकी जान बच गई। वो सिर से खून बहते हुए पलटी हुई कार से रेंग कर बाहर निकला। लाल बालों वाले उस युवक ने कार, उसकी काली टेल लाइट्स, उसकी आंखों में व्याप्त भय और लगातार फड़फड़ाते पैरों को देखा। उसने एक ऐसा जीवन देखा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। पूरी कार 2 अलग अलग दुनियाओं में बंटी हुई है। ड्राइवर की सीट पर एक पुरुष कार चला रहा है। सहचालक एक खूबसूरत महिला है। सब कुछ सामान्य है, लेकिन डरावनी बात यह है कि पीछे कुछ विदेशी हैं जो एक परिवार की तरह दिखते हैं और बेहद अजीब लगते हैं। वे सभी आधे पारदर्शी हैं, खून से लथपथ हैं, उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं और वे उस पर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे हैं। हाल ही में बरामद हुई वस्तुओं को प्राप्त करने में मेरी मदद करने के साथ साथ संभावित खरीदार पर नज़र रखना भी मेरा काम है। जिंग मेटिंग ने सड़क पर एक डरा हुआ लाल बालों वाला युवक लेटा हुआ देखा। क्या वो संभावित खरीदार है? मुझे हाल ही में बरामद हुई वस्तुओं के बारे में पहले से ही पता है, बॉस लिन ने रास्ते में मन ही मन स्पष्ट रूप से समझाया। लेकिन मैं संभावित खरीदार को कैसे ढूंढूं? वो तो वो नहीं है, वो तो उसकी बहन है। वो दृढ़ निश्चयी है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। नानहाई शहर बहुत बड़ा है। नान चेंगजियाओ से बे चेंगजियाओ तक का सफ़र पूरे शहर को पार करने के लिए काफ़ी है। सामान्यतः बस से यात्रा करने में 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन उस बूढ़े आदमी की कार से यात्रा करने में केवल 20 मिनट से थोड़ा अधिक समय लगा। यह उस बूढ़े आदमी की कार की क्षमता की सीमा नहीं है। किसी भी निषिद्ध वस्तु का अत्यधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा निषिद्ध वस्तुओं की मूल उग्रता वापस सामान्य हो सकती है। फिर भी दुनिया भर में घूमने के लिए सभी प्रकार की निषिद्ध वस्तुओं का उपयोग करना पर्याप्त है। बेशक इसके लिए शरीर पर शाप होना आवश्यक है। बेचेंगजियाओ के सिहेयुआन के बाहर एक बूढ़े आदमी की कार खड़ी है। ऐसा लगता है कि इस उपनगर में किसी अमीर आदमी ने सेवानिवृत्ति के लिए घर बनवाया है। इलाका बहुत शांत है और कोई धूम्रपान नहीं कर रहा है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है और नज़ारा वाकई मनमोहक है। बस रात के सन्नाटे में सिहेयुआन का खुला द्वार खाली है। आंगन के बीचों बीच से सफ़ेद कागज़ गिरने से पहले ही निगाहें आगे बढ़ती रहती हैं। आप देख सकते हैं कि ताबूत को सही समय पर रखा जा रहा है।
मुस्कुराते हुए एक युवक ताबूत के बगल में बैठा है और उसकी आंखें अंधी हैं। उसके साथ न तो कोई रिश्तेदार मुस्कुरा रहा है और न ही कोई दोस्त है। एक ही शख्स है जिसका नाम यांग शियाओ है, जो यांग याओजू का इकलौता बेटा है। यांग याओजू का पैतृक घर दक्षिण चीन सागर में है और उसका पालन पोषण लियांचेंग में हुआ। यह व्यक्ति लियांचेंग में एक मशहूर हस्ती है। वो लियांचेंग का एक सरगना है। लियांचेंग में उसे भूतों का सरदार कहा जाता था। भूतों के स्वामी ने यह नहीं कहा कि यह व्यक्ति भूत जगत से बहुत अलग था, बल्कि यह कहा कि यह व्यक्ति बहुत दुष्ट था। उस समय वो एक मामूली गुंडा था जो एक छोटा मोटा अंडरग्राउंड बॉस था। न तो उसमें कोई तेज बुद्धि थी, न ही कोई असाधारण कौशल और न ही कोई पृष्ठभूमि। लेकिन यही व्यक्ति वाइट ड्रैगन क्लब का मेजबान बन गया, क्योंकि जब भी वो किसी नाजुक स्थिति में होता या शांत अवस्था में होता, उसके दुश्मन अजीबोगरीब तरीके से मर जाते थे। कुछ कार की चपेट में आ जाते, कुछ पेड़ से गिर जाते, कुछ को दिल का दौरा पड़ जाता और कुछ तो नहाते समय डूब जाते। एक समय लोक सुरक्षा अधिकारी को शक था कि उसने ही पीड़ित की हत्या की है, लेकिन लंबे समय तक जांच करने के बाद उन्हें ऐसे सबूत मिले जो इस बात को गलत साबित करते थे। इस तरह भूत प्रेत के सरगना का नामो निशान मिट गया। कुछ लोगों का कहना था कि भूत देवता जादू टोना जानते थे और कुछ का कहना था कि भूत देवता जहर देना जानते थे। खैर, आप किसी को नाराज नहीं कर सकते, बस इस एक व्यक्ति को। एक सप्ताह पहले भूत देवता की स्वप्न में मृत्यु हो गई। प्रतिद्वंद्वियों ने व्हाइट ड्रैगन क्लब पर कब्जा कर लिया। दुश्मन भी वहां उमड़ पड़े। भूत स्वामी के मित्र भी दूर थे और रिश्तेदार भी मिलने नहीं आए। यांग शियाओ ने एक छोटे से सप्ताह में लोगों का स्नेह देखा। उसने अपनी बची हुई बचत से एक वैन खरीदी ताकि वो अपने पिता के ताबूत को दक्षिण चीन सागर में स्थित अपने गृहनगर वापस ले जा सके। उसकी आंखें लाल थीं और वो अकेला था, शरद ऋतु की हवा में एक तस्वीर पकड़े हुए। अचानक कार की रोशनी दरवाजे से आई। यांग शियाओ ने ऊपर देखा और मुरान की आंखों में एक चमक थी। ये कोई आम कार नहीं थी, ये खास कार थी। यांग शियाओ ने अपने दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना सारा पैसा लुटा दिया था। इसलिए बैठक में दुश्मन नहीं, बल्कि दावत में तो लोग आए थे। धीरे धीरे उसने उस आदमी को देखा। एक आदमी और एक औरत। आदमी ने गहरे रंग का कढ़ाईदार लंबी आस्तीन वाला चोला पहना हुआ था। ब्रांड थोड़ा पुराना लग रहा है, लेकिन फिर भी बढ़िया है। यह वाकई अनमोल है। काली कोट पहने महिला बेहद खूबसूरत है। उस आदमी के पीछे वेईची एक काली छतरी पकड़े हुए है। जिन मेइतियान अपनी आंखें झपकाते हुए पर्दे के पीछे गया। वो देखना चाहता था कि यह रहस्यमय प्राणी खोई हुई निषिद्ध वस्तु को कैसे प्राप्त करने में सक्षम हुआ। क्या इसका मतलब दरवाजा खोलकर पहाड़ खड़ा करना है? जिन मेइतियान अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था और चाहता था कि दूसरा पक्ष पहल करके उसे सौंप दे। लीमो वेदी के सामने खड़ा था। उसने ऊपर देखा और उसके थके हुए चेहरे पर हरे रंग के जेड का निशान देखा। उसने धूपदान पर रखी 3 अगरबत्तियों पर भी एक नजर डाली। यांग शियाओ ने वेदी को सजाते हुए थकी हुई मुस्कान दिखाई। क्या मेहमान मेरे पिता का दोस्त है? यांग शियाओ की हालत ठीक नहीं लग रही थी। पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो मैं इसका पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। अब बस कमेंट कर देना, ओके।